मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो क्वेश्चन पहले आपने ध्यान से देख लेना है पूरा क्या क्वेश्चन बोला गया है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है उसमें मिनिमम डिपॉजिट, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपने बताना है ABCD करके आप बताइए। 500, तो चलिए यहाँ पे पहला बोलेंगे कि 500 सब्सीक्वेंट डिपॉजिट नोट लेस देन 10 रुपीज़, कि 500 रुपीज़ जमा कर सकते हैं, उसका अगला जो हमारे पास इसमें डिपॉजिट करेंगे वो 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला 1500 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नोट लेस देन 50। हाँ बिल्कुल, A B C या D करके आप बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और नो लिमिट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास A। बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये होगा हमारे पास A। 500 रुपीज़ से आप अकाउंट खोल सकते हैं मिनिमम, और उसके बाद जो आप सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करेंगे वो आपका 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। जी, आपकी विड्रॉल की लिमिट 50 रुपीज़ है, ना कि डिपॉजिट की, ये ध्यान में रखना है आपने। जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपका पहला ही, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, कन्वर्शन ऑफ सिंगल टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि सिंगल अकाउंट अगर किसी ने खुलवाया है तो उसको डबल में कन्वर्ट करना या फिर जॉइंट से सिंगल में कन्वर्ट करना अलो है या नहीं है। जी गुड इवनिंग प्रमोद जी। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास सेकंड का यस या नो। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास नो। अगर किसी ने सिंगल अकाउंट खुलवाया तो उसको जॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही जॉइंट अकाउंट को सिंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इन केस अकाउंट बैलेंस नोट रेज्ड टू ₹500 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट विल बी डिडक्टेड एज अकाउंट मेंटेनेंस फी। यदि एक वित्तीय वर्ष में आपके अंत में जो है वो राशि आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ नहीं रहती है तो खाता रखरखाव शुल्क के रूप में कितने चार्जेस काटे जाएंगे? 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ या फिर नो चार्ज। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारे पास? 50 रुपीज़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ना कि 100 पहले थे, अब 50 रुपीज़ काटे जाते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस जो काटे जाएंगे वो 50 रुपये काटे जाएंगे। तो आप ज़रूर इसको एक बार गूगल से देख लेना, सर्च कर लेना और दोबारा से क्लैरिफाई करना। 50 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इफ़ नो डिपॉजिट विड्रॉल टेक्स प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेंट। क्वेश्चन बोला गया हमारे पास यहाँ पे कि अगर आपका सेविंग का अकाउंट है तो कितने समय तक उसमें कोई भी विड्रॉल या फिर डिपॉजिट ना करने पर आपका अकाउंट साइलेंट या फिर डोरमेंट माना जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पे बोलिए, कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, 5 फाइनेंशियल ईयर्स, 1 या फिर 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 साल के बाद। अगर आप 3 साल तक उसमें कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एडिशनल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में बोला गया कि एडिशनल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी नहीं मिलती हैं। ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गई है, चेकबुक, ATM कार्ड, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, APY, PMSBY या फिर PMJJY। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ओनली फर्स्ट सेकंड, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल दी अबव, एक्सेप्ट 5 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारे पास? आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको एडिशनल फैसिलिटी कौन कौन सी मिलेगी? जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? D, ऑल ऑफ दी अबव। आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के साथ चेकबुक की फैसिलिटी, ATM कार्ड, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग और अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, मिनिमम अमाउंट फॉर मंथली डिपॉजिट इन RD अकाउंट एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट। तो जो आपका RD का अकाउंट है उसमें वो आप कितने रुपए से खुलवा सकते हैं, और उसमें आपका सब्सिक्वेंट डिपॉजिट यानी कि उसके बाद आप, यानी कि आपका अकाउंट अगर 1000 रुपये से खुलता है तो उसके बाद आप सब्सिक्वेंट डिपॉजिट उसमें कितना कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ से बोलेंगे 150, 1010, 110 या फिर 500 और 10। जी, आपका RD का अकाउंट कितने रुपए से खुलेगा और उसमें आप सब्सिक्वेंट कितने से उसको आगे खोल सकते हैं, यानी कि अगर पहला अगर आपका 100 रुपये से खुल रहा है तो उसके बाद आप कितने से खोल सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 100C इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप RD अकाउंट 100 रुपये से खोल सकते हैं, उसके बाद इससे ज़्यादा आप 110, 120, 130 इस तरह से आगे आप अपना RD का अकाउंट खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा C।
आफ्टर हाउ मैनी रेगुलर डिफॉल्ट्स आरडी अकाउंट बिकम डिसकंटिन्यूड। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। ये बोलते हैं कुछ यहाँ पे बोलेंगे 6 है, कुछ बोलेंगे 4 है। तो अभी आपका ये डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, 2, 4, 6 या फिर 12। जी, आपका आरडी का अकाउंट जो है वो कितने रेगुलर डिफॉल्ट्स के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4। 6 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कुछ बोलेंगे 6 है। यहाँ पे पहले भी बहुत बार इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न रहता है। तो ध्यान रखना है कि आरडी का अकाउंट अगर आप 4 उसमें लगातार डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो वो डिसकंटिन्यू होता है, उसको रिवाइव किया जा सकता है। आप उसकी एडवांस 2 और किस्तें जमा करवाएंगे, वो आपका फिर से चल पड़ेगा। बट 6 आपके अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिर आप उसमें कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। दोनों में ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, रिवेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स इन आरडी अकाउंट फॉर 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीने की अग्रिम किस्तें जमा करवा देते हैं, यानी कि आप 6 एडवांस डिपॉजिट करवा देते हैं आरडी अकाउंट में, तो आपको जो रिवेट मिलेगा वो कितना मिलेगा। फॉर ₹100 डिनोमिनेशन रिवेट ₹10। उसके बाद बोला गया 500 रुपये के मूल्य वर्ग के लिए आपको 10 रुपये छूट मिलेगी, 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 20 रुपये, या फिर 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 40 रुपीज़ मिलेगी। जी, यहाँ पे 8th नंबर का ये क्वेश्चन है, कितनी अगर आप 6 एडवांस डिपॉजिट उसमें जमा करवाते हैं तो कितनी मिलेगी। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास ए, 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 10 रुपये। अगर आप लगातार 12 अग्रिम किस्तें जमा करवाते हैं, एडवांस डिपॉजिट करवाते हैं, तब आपका डी आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्री मैच्योरली आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। खाता खोलने की तिथि से कितने समय बाद अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज करवाया जा सकता है, यानी कि समय से पहले उसको बंद करवाया जा सकता है। देखिए, आरडी का अकाउंट 5 साल चलता है। अगर किसी ने उसको पहले बंद करवाना है, समय से पहले बंद करवाना है, तो कितने समय के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस बोली गई हैं 3 ईयर्स, 12 ईयर्स, 36 मंथ्स, या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए, मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शंस और क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आप फिर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिर से दोबारा से आप ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, इसमें ऑप्शंस क्या क्या बोली गई हैं, ठीक है। यही होता है कि अगर आप ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑप्शंस आपके पास क्या दी हुई हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर होता है आपका। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डी है। ध्यान से देखिए, 36 मंथ्स भी सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है आपका, ये भी 3 ईयर्स ही बनते हैं। जी बिल्कुल, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए प्लीज़। जी, अभी से ही बोल रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। 3 ईयर्स और 36 मंथ में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, नो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी परमिसिबल अंटिल द पीरियड फॉर विच द एडवांस डिपॉजिट हैव बीन मेड। तो जिस अवधि के लिए अग्रिम जमा किया गया, यानी कि आपने जितने मंथ के लिए एडवांस डिपॉजिट करवा दिया आरडी अकाउंट में, तब तक खाते को समय से पहले आप यानी कि प्री मैच्योरली क्लोज नहीं करवा सकते हैं। क्या यह ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ क्या बोला गया। आरडी का अकाउंट इसमें क्या है कि आप एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 6 मंथ के लिए एडवांस डिपॉजिट जमा करवा दिया है, अब आप उसको प्री मैच्योरली क्लोज करवाना चाहते हैं, तो वो तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि आपकी एडवांस किस्तें जमा हो चुकी हैं। यानी कि अगर आपने 6 मंथ के लिए करवा दिए तो आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रू, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन फॉर कंप्लीट ईयर्स आरडी इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल एंड फॉर पीरियड लेस देन ईयर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। तो देखिए, आरडी का अकाउंट अगर आपका मैच्योर हो गया तो उसके बाद आप उसको 5 ईयर्स के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर उसके बाद अगर आपको वो प्री मैच्योर क्लोज करवाना है, तब आपके पास अगर आप एक कंप्लीट ईयर हो जाता है तो आपको उस कंप्लीट ईयर के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट 1 साल से पहले करवा देते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 11th का यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी ट्रू, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, ये ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इंटरेस्ट पेएबल इन टीडी अकाउंट, जो आपका टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली,
यहाँ पे बोला गया कि जो मिलेगा वो एनुअली मिलेगा, वार्षिक रूप से मिलेगा, बट जो गणना होगी वो क्वार्टरली होगी आपकी। एनुअली बट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, एनुअली बट एंड कैलकुलेटेड एनुअली। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कैसे किस अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है और कैसे मिलता है, वो जरूर आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। जो आपका टीडी पे इंटरेस्ट मिलता है वो आपको वार्षिक रूप से दिया जाता है, बट उसकी जो गणना होती है, कैलकुलेशन जो होती है, वो क्वार्टरली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे, टीडी अकाउंट कैन बी ओपनड विद। तो आपका यहाँ जो टाइम डिपॉजिट वाला अकाउंट है आप उसको कैसे खोल सकते हैं, मिनिमम ऑफ ₹1,000 एंड इन मल्टीपल ऑफ 100। नेक्स्ट बोला गया मिनिमम ऑफ ₹500 एंड इन मल्टीपल ऑफ 100, मिनिमम ऑफ 1,000 एंड इन मल्टीपल ऑफ 1,000, या फिर नो लिमिट, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा हमारे पास, ए। बिल्कुल यहाँ पे आप सबका आंसर सही है। जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट है मिनिमम 1,000 रुपीज़ से खोला जा सकता है और इसके बाद 1100, 1200, 1300 इस तरह से आगे खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर में फर्दर एक्सटेंड 5 ईयर टीडी अकाउंट फॉर अनदर 10 ईयर फॉर। तो यहाँ पे बोला गया कि मैच्योर होने के बाद अगर आपका 5 ईयर टीडी अकाउंट था तो उसकी अगर मैच्योरिटी के बाद अगर उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा से उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो कितने समय के लिए किया जाएगा, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर जितनी उसकी मर्जी होगी। जी यहाँ पे 14th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बोला गया 5 ईयर्स टीडी अकाउंट की बात की गई है। जो आपका 5 साल का टीडी अकाउंट होगा इसको फर्दर आगे कितने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 साल के लिए इसको किया जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 14th का ये होगा हमारे पास 5 ईयर्स के लिए। जी आपका जितने ईयर्स के लिए, आपका जितने टेन्योर के लिए पहले अकाउंट खुला था उसके बाद भी उतने टेन्योर के लिए उसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए अगर अकाउंट खुला है तो उसको 1 साल के लिए आगे भेज एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 2 के लिए खुला है तो 2 साल के लिए, और 3 के लिए खुला है तो 3 साल के लिए करेंगे। बट अगर 5 साल के लिए खुला है तो उसको 5 साल के लिए ही एक्सटेंड किया जाएगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 14th की जो सही ऑप्शन होगी हमारे पास सी होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ टाइम डिपॉजिट अकाउंट। जो आपका टाइम डिपॉजिट अकाउंट है अगर इसको समय से पहले बंद करवाना है तो कितने समय के बाद करवाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 6 मंथ्स, एनी टाइम आफ्टर अकाउंट ओपनिंग। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास सी, 6 मंथ के बाद किया जा सकता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया MIS जो मंथली इनकम स्कीम है, अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम। तो MIS अकाउंट मिनिमम कितने रुपए से खुलेगा और कितने के मल्टीपल में खुलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस बोलेगी 1,000 और आगे उसके मल्टीपल में खुलेगा 100 के, 500 एंड 100, 1,000 एंड 1,000, या फिर नो लिमिट। देखिए यही सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप ज़रूर इनको अच्छे से कर लीजिए। अभी आंसर आप ठीक देंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे इनको। जो आपका MIS का अकाउंट है आप इसको कैसे खोल सकते हैं। जी यहाँ पे सी होगा या ए होगा, इसको बिल्कुल आप देख लीजिए अच्छे से, एक बार सोच के आंसर दीजिए। जी यहाँ पे आपका जो MIS का अकाउंट होता है ये मिनिमम 1,000 रुपीज़ से खुलेगा और आगे कितने के मल्टीपल में खुलेगा, आगे भी ये 1,000 के मल्टीपल में ही इसमें, सॉरी 100 के मल्टीपल में इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, मैक्सिमम लिमिट इन MIS अकाउंट इन जॉइंट अकाउंट। अगर कोई संयुक्त अकाउंट खुलवाता है यानी कि जॉइंट अकाउंट खुलवाता है कोई MIS का, तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम जो डिपॉजिट कर सकता है वो कितने का कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बोलिए 4.5 लाख रुपए, 5, 9, या फिर नो लिमिट। जी MIS का अकाउंट के लिए बोल रहे हैं 1,000, इसमें क्या है आपका।
जी, MIS का अकाउंट आपका 1000 रुपीज़ से ही खुलेगा और उसमें आप नेक्स्ट जो भी उसमें डिपॉजिट करेंगे वो कितने के मल्टीपल में होगा, सॉरी जो डिपॉजिट नहीं, उसके बाद आप कितने से खोल सकते हैं, 100 रुपीज़ के मल्टीपल में खोल सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, 16th का सी बोल रहे हैं आप, प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लीजिए MIS का अकाउंट जो है वो कितने से खुलेगा। जी, इसका कमेंट कीजिए, आपको बाद में फिर से क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 17th है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 लाख। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका 16th का जो सही होगा ये आपका 1000 के मल्टीपल में ही खुलेगा। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मैक्सिमम लिमिट इन MIS अकाउंट इन जॉइंट अकाउंट। संयुक्त खाते में MIS अकाउंट में जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट। MIS अकाउंट अगर आपको प्री मैच्योरली क्लोज करवाना है तो आप कब करवा सकते हैं, एनी टाइम आफ्टर अकाउंट ओपनिंग, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2.5 ईयर्स यानी कि आपके 2.5 साल के बाद, नोट अलाउड। जी 16th का आपका 1000 ही है। ठीक है, वो आप सही बोल रहे हैं, सी उसका सही आंसर होगा। जी MIS का जो अकाउंट है उसको आप कब क्लोज करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो सही ऑप्शन होगी ये होगी आपकी 1 ईयर के बाद आप करवा सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बीच अकाउंट कैन बी ओपनड इंडिविजुअली और विद स्पाउस ओनली। कौन सा अकाउंट है जो व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली सिर्फ अकेला व्यक्ति या फिर अपनी पत्नी या फिर पति दोनों आपस में मिलकर ही खुलवा सकते हैं, MIS, SB, KVP या फिर SCSS। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट होता है वो सिर्फ स्पाउस आपस में मिलकर खुलवा सकते हैं। अगर आप डबल अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाना जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहेंगे तो स्पाउस आपस में खुलवा सकते हैं, पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, SCSS अकाउंट कैन बी ओपनड विद। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट जो है वो आपका कितने रुपए से और कितने के गुणांक में खुल सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोलेगी आपकी, मिनिमम जो है 1000 रुपीज़ है, उसके बाद 1000 रुपये के मल्टीपल में, 100 रुपये या 100 रुपये के मल्टीपल में, मिनिमम 1000 उसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में, या फिर नो लिमिट। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। यहाँ पे मिनिमम जो है वो 1000 रुपये से खोल सकते हैं और उसके आगे आपका 1000 के मल्टीपल में यानी कि 1000, 2000, 3000 इस तरह से आपका ये अकाउंट खुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, SCSS अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड आफ्टर। जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है उसको अगर समय से पहले बंद करवाना है तो कब करवा सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग, आफ्टर 3 ईयर्स। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग, अकाउंट खोलने के किसी भी समय आप बाद उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। 21st का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी। ठीक है, अब ध्यान रखिए, देखिए SCSS जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है इसको कौन खुलवा सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है या आर्मी रिटायर्ड पर्सन इससे पहले खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए, आप अगर कोई भी आपका बुजुर्ग व्यक्ति खुलवा रहे हैं तो उसको पैसे की कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपका एनी टाइम आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, इफ़ SCSS अकाउंट क्लोज्ड बिफोर 1 ईयर, नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल एंड इफ एनी इंटरेस्ट पेड इज इन अकाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट जो है उसको 1 साल से पहले ही बंद कर लिया जाता है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट अगर कोई इंटरेस्ट दिया गया है तो वो भी जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन जो होगा उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। ट्रू या फॉल्स। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, ये सही बात है। SSC जो आपका अकाउंट है SCSS का, अगर प्री मैच्योरली क्लोज करवाते हैं 1 साल से पहले ही तो आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो आपके प्रिंसिपल से आपका रिकवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ SCSS अकाउंट। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है ये आपका मैच्योर कब होगा, कितने टाइम के बाद होता है, 10 साल, 15, 5 या फिर 8 साल के बाद। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 साल के बाद आपका जो अकाउंट होता है, यानी कि इसका जो पीरियड है वो कितना है, 5 साल का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया SCSS अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द अकाउंट फॉर हाउ मच टाइम आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद SCSS अकाउंट को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया फर्दर पीरियड फॉर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स या फिर नॉट अलाउड। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर आपका SCSS अकाउंट मैच्योर हो जाता है फिर उसके बाद आप इसको 3 साल के लिए फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमाउंट कैन बी डिपॉजिट इन PPF अकाउंट इन एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर इन मल्टीपल ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो होता है इसमें आप जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट्स एक साल में कर सकते हैं, जितने मर्जी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। वो जो डिपॉजिट आप करेंगे वो कितने के मल्टीपल में होगा, और यहाँ पे लिमिट भी बताई गई है एक फाइनेंशियल ईयर की। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपये के मल्टीपल में और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये, 500 के मल्टीपल में और जो मैक्सिमम लिमिट आपकी बोली गई है 1.5 लाख रुपये। उसके बाद 50 रुपये के मल्टीपल में और लिमिट बोली गई है 1.5 लाख रुपये। उसके बाद बोला गया 100 आपका उसमें मल्टीपल में होगा और 1.5 लाख रुपये लिमिट है इसकी मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा हमारे पास। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आप 50 रुपये के मल्टीपल में इसमें जमा कर सकते हैं और आपकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी 1.5 लाख रुपये। और तीसरी चीज़ यहाँ पे कि आप जितनी मर्जी चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं 50 रुपये के मल्टीपल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया PPF अकाउंट बिकम डिसकंटिन्यूड इफ। जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो कब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया नो डिपॉजिट 500 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पे मिनिमम आएगा, ठीक है, नो मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपीज़ पर मंथ, नोट मिनिमम डिपॉजिट 500 इन फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद बोला गया नोट डिपॉजिट मिनिमम 100 इन फाइनेंशियल ईयर या फिर नोट डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बी। ये 26 का आपका जो सही आंसर आएगा ये आपका बी आएगा, ठीक है। PPF अकाउंट में अगर आप क्या करते हैं जी, यहाँ पे डी नहीं है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। PPF अकाउंट में मिनिमम आपको एक साल में 500 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये है। SSA के अकाउंट में भी आप 50 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मैच्योरिटी पीरियड ऑफ PPF अकाउंट। आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है वो कब मैच्योर होगा, 5 साल, 10 साल, 15 या फिर 20 साल। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया PPF अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर। तो देखिए सारे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बोला गया कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है आप इसको मैच्योर होने के बाद एक बार में कितने आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, कितने आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 या फिर 5 साल के लिए। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा 5 ईयर्स के लिए, यानी कि फिर आपका टोटल कितने का हो जाएगा, ये 20 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। 15 साल आप इसके मैच्योरिटी पीरियड है और उसके बाद अगर आप इसको एक स्ट्रेच में बढ़ाना चाहें तो 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया PPF कैन बी क्लोज्ड प्री मैच्योर आफ्टर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है उसको आप प्री मैच्योरली क्लोज कब करवा सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोलेगी आपके पास, एनी टाइम आफ्टर अकाउंट ओपनिंग, अलाउड आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपनड। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग, एनी टाइम आफ्टर 2 ईयर्स। जी यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शंस ध्यान से देखिए, आपका इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। जी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नहीं बी होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए कि PPF का जो आपका अकाउंट है अगर प्री मैच्योरली इसको क्लोज करवाना है तो अलाउड आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपनड। जिस वर्ष में आपका खाता खोला गया था उस वर्ष के अंत से 5 वर्षों के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है, प्री मैच्योरली आप उसको क्लोज करवा सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपकी सही होगी, ना कि सी। जी अकाउंट खुलने के 5 साल के बाद नहीं है, जिस आपका वर्ष अकाउंट खुला है उस वर्ष से लेके 5 वर्ष के बाद वो अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कन्वर्शन ऑफ सिंगल अकाउंट टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा नॉट अलाउड। तो यस या फिर नो। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है कि आपका जो सिंगल अकाउंट है उसको जॉइंट अकाउंट में या फिर जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करना क्या ये अलो है। तो यहाँ पे यस या फिर नो। जी यहाँ पे यस भी बोल रहे हैं, यस नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नो। जी अलो नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SSA अकाउंट, जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया 7.7%, 8%, 7.6% या फिर 5%। जी SSA के अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट कितना है। बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग SSA अकाउंट एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, तो SSA का अकाउंट मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है और उसके बाद उसमें जो आगे आप डिपॉजिट करेंगे वो कितने के मल्टीपल में होगा। तो देखिए यहाँ पे PPF और SSA के अकाउंट में क्या सिमिलरिटी है कि आप इसमें जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 50 रुपीज़ के मल्टीपल में कर सकते हैं, और दूसरी सिमिलरिटी है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। और मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट इन SSA अकाउंट, आपको ध्यान रखना है कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, आपका जो SSA का अकाउंट है उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात ना की हो तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की है तो 1.5 लाख रुपए, नहीं तो कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ओनली वन SSA अकाउंट कैन बी ओपनड इन इंडिया आइदर इन पोस्ट ऑफिस और इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो भारत में केवल एक SSA अकाउंट खोला जा सकता है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं चाहे आप किसी बैंक में खुलवाएं, एक ही जगह पे एक ही अकाउंट खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है। जी एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा, बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रू। एक लड़की के नाम पर एक ही अकाउंट खुलेगा, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं चाहे आप बैंक में खुलवा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। SSA, यहाँ पे SSA अकाउंट है, एस नहीं है, SSS नहीं है, ओनली SSA अकाउंट कैन बी क्लोज्ड, तो आपका जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है वो कब क्लोज करवाया जा सकता है। आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट खुलने की 21 वर्ष बाद, यानी कि जिस डेट को आपका अकाउंट खुला है उससे 21 वर्ष के बाद। दूसरा क्या बोला गया है, और एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स, तो यहाँ पे बोला गया कि लड़की की शादी के समय 18 साल की एज होने पर। और यहाँ पे साथ में क्या बोला गया 1 मंथ बिफोर और 3 मंथ आफ्टर डेट ऑफ मैरिज, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ये होगा हमारे पास बोथ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान रखिए सेकंड ऑप्शन जो है आपकी लड़की की शादी के समय अकाउंट के जो मैच्योरिटी है वो ली जा सकती है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शादी से 1 महीना पहले या फिर शादी से 3 मंथ के बाद ही आप उसको क्लोज करवा सकते हैं। बट यहाँ पे अब ध्यान रखना है कि जो शादी की एज है अब वो भी बढ़ने वाली है लड़कियों की, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला गया मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट इन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो है आप इसमें मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या बोली गया 9 लाख, 15, 4.5 लाख या फिर नो लिमिट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। भी नो लिमिट, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका डी, 15 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 15 लाख नहीं है, नो लिमिट, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी करवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया NSC कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड आफ्टर, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को प्री मैच्योरली कब क्लोज करवाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 5 ईयर्स ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। जी 36 का जो सही आंसर क्या होगा। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये आपका सी होगा, ना कि डी। डी आपका कैसे आप बोल सकते हैं, इसका डी नहीं होगा। देखिए अब इसमें आपको बता देता हूँ डी आप क्यों बोल रहे हैं। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा है, अगर जो आपका जॉइंट अकाउंट है उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है दोनों में से एक की, तो 5 साल से पहले भी इसको क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 5 साल के बाद ही ये क्लोज होगा। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, ना कि डी। एक्सेप्शनल केसेस में 5 साल से पहले ही इसको क्लोज करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमाउंट इन्वेस्टेड इन KVP डबल्स इन हाउ मच टाइम, जो आपका KVP है किसान विकास पत्र है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसका जो अमाउंट है वो डबल कितने टाइम में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 6 मंथ्स या फिर 10 ईयर्स, 4 मंथ्स।
बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका डी। 10 साल 4 महीने में आपका जो केवीपी का अकाउंट है, किसान विकास पत्र जो होते हैं, वो आपके मेच्योर हो जाएंगे। हाउ मैनी केवीपी अकाउंट्स कैन बी ओपनड बाई वन इंडिविजुअल, तो एक व्यक्ति कितने केवीपी अकाउंट खुलवा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे बोलेगी है 1, 2, 5 या फिर नो लिमिट। तो यहाँ पे आपकी कोई भी लिमिट नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया केवीपी अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज आफ्टर, केवीपी अकाउंट को अगर आपने प्री मैच्योर क्लोज करवाना है कितने समय के बाद करवा सकते हैं? 1 साल, 5 साल, 2.5 साल या फिर एनी टाइम आफ्टर अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पे आपका 39th क्वेश्चन क्या बोला गया आपका कि केवीपी अकाउंट को आप प्री मैच्योरली क्लोज कब करवा सकते हैं? जी 39th क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल के बाद, 2 साल 6 महीने के बाद आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगी आपकी? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इन विच अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस में किस अकाउंट के ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से अकाउंट पे है? एसएसए, पीपीएफ, केवीपी या फिर टीडी। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? एसएसए का अकाउंट जो है इसके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% है। जी चलिए, पीपीएफ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कमीशन ऑन मनी ऑर्डर फॉर चेंज द एड्रेस ऑफ पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका अगर एड्रेसी जो भी आपका पेई जो है उसका एड्रेस चेंज करना है मनी ऑर्डर के लिए, तो जो कमीशन है वो कितना लगेगा? 2% ऑफ अमाउंट, नो चार्ज, हाफ चार्जेस, चार्जेस इक्वल टू फर्स्ट कमीशन। बिल्कुल, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है? 41 का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा आपके पास? नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपने सिर्फ एड्रेस चेंज करना है पेई का, ना कि आपने पेई को चेंज करना है, उसका नाम नहीं चेंज कर रहे हैं आप पेई का, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिच काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस, डाकघर में कौन से म्यूचुअल फंड अवेलेबल है? यूटीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर ग्रो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यूटीआई म्यूचुअल फंड ही पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, कोई और म्यूचुअल फंड नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बोला गया मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज एनक्लोज्ड इन एन एनवल्प एंड एड्रेस्ड, तो किसका अर्थ है कि कोई भी संचार जो एक लिफाफे में संलग्न है और किसी को संबोधित किया गया है? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पार्सल या फिर लेटर, किसकी डेफिनेशन है ये? जी प्रमोद जी, हमने सभी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर्स करवाए हुए हैं, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? किसकी यहाँ पे ये डेफिनेशन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका डी, लेटर की ये डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया फॉर लेटर इन वर्ब्स शुड बी मेड ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस, तो यहाँ पे बोला गया कि जो एनवल्प यूज़ होगा किसी भी लेटर को पोस्ट करने के लिए वो कितना आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो उसकी थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.08 मिलीमीटर, मैक्सिमम जो है 0.18 मिलीमीटर, बोथ दी वब या फिर नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। जी लेटर के एनवल्प के लिए जो लिफाफा है उसके लिए जो आपकी थिकनेस है वो कितनी प्रेस्क्राइब्ड है, जो निर्धारित थिकनेस है वो? बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ दी वब। मिनिमम जो है आपकी 0.08 मिलीमीटर और मैक्सिमम आपकी 0.18 मिलीमीटर है। जी 70 जीएसएम नहीं है, 70 जीएसएम आपका दूसरा है, आपका जो भार के हिसाब से इसकी बात की जाए तो वो इनलैंड लेटर कार्ड के लिए, ना कि आपके लेटर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, जो आपका पैटर्न या फिर नमूना पैकेट है उसका अधिकतम वजन जो है वो कितना हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है 1 kg, 5 kg, 7 kg या फिर 2 kg। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 किलोग्राम जो मैक्सिमम वेट हो सकता है आपका पैटर्न या फिर सैंपल पैकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लेंथ एंड गिर्थ कंबाइंड ऑफ पार्सल शुड नॉट एक्सीड, तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि पार्सल की लंबाई और परिधि अगर दोनों की बात की जाए एक साथ, यानी कि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे बोले गया 1.08 मीटर,
1 मीटर, 1.50 मीटर या फिर 1.80 मीटर। बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 1.80 मीटर मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कम्युनिकेशन इज कंटेन्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद प्रेस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग। संचार निर्धारित आकार के साथ और किसी एक, क्या किया गया है, इसको क्या बोला गया कि फोल्डिंग के साथ हो। ठीक है, एक पेपर जो निर्धारित साइज का और उसको फोल्ड किया गया हो, उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा? लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड या फिर पार्सल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इनलैंड लेटर कार्ड कहा जाएगा, ILC कहा जाएगा उसको। संचार निर्धारित आकार और तय के साथ कागज की एक शीट पर जो निहित है उसको क्या कहा जाएगा? इनलैंड लेटर कार्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। किसका उपयोग केवल भारत के भीतर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है? लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड, पार्सल या फिर बुक पैकेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इनलैंड लेटर कार्ड। बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, इनलैंड लेटर कार्ड का यूज सिर्फ इंडिया में ट्रांसमिशन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड व्हेन इट इज फोल्डेड। तो अगर हमारा इनलैंड लेटर कार्ड जो है ये फोल्डेड है, यानी कि फोल्ड है, तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी होंगी? जरूर आप इसकी डायमेंशंस एक बार देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर या फिर 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर या फिर नोट प्रेस्क्राइब्ड। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका 21 इंटू 10 सेंटीमीटर जो है आपकी किसी भी इनलाइन लेटर कार्ड की मैक्सिमम डायमेंशंस होंगी जब आप इसको क्या करेंगे? फोल्डेड ये होगा। ठीक है, जब ये मुड़ा हुआ होगा तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस होंगी सी। जी, एक बार आप इसको कंफर्म जरूर करिएगा, 21 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर तो नहीं है, मुझे लगता है 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया वट आर द डायमेंशंस ऑफ अ पोस्ट कार्ड। जो पोस्ट कार्ड होता है उसकी मैक्सिमम डायमेंशंस जो है वो क्या होंगी? ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर या फिर 140 मिलीमीटर इंटू 90 मिलीमीटर। जी, यहाँ पे आपको मिलीमीटर में भी दी जा सकती हैं और सेंटीमीटर में भी दी जा सकती हैं, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डी, 140 मिलीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर इंटू आपका 90 मिलीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर यानी कि 14/9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया पोस्ट कार्ड्स कंटेनिंग कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड बाई प्रिंटिंग, साइक्लो स्टाइलिंग और बाई एनी अदर मैकेनिकल प्रोसेस आर क्लासिफाइड एज। तो उस पोस्ट कार्ड को क्या कहा जाएगा जिसके ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो बाई प्रिंटिंग, साइक्लो स्टाइलिंग या फिर किसी और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसके ऊपर किया गया हो? ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड, सिंपल पोस्ट कार्ड या फिर कंपटीशन पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। बी और डी नहीं है, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मुद्रित पोस्ट कार्ड उसको कहा जाएगा जिसके ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन है वो कैसे किया गया हो? प्रिंटिंग, साइक्लो स्टाइलिंग या फिर किसी अन्य मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि आपका किसकी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोलेंगे कि किस आर्टिकल की जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो कंपलसरी आपको करवाना ही पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलेगी एन इंश्योर्ड आर्टिकल, एनी पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच अ कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी ऐसे स्थान को अगर आप पार्सल भेज रहे हैं जहाँ पर सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता हो। एनी आर्टिकल कंटेनिंग चेक, अगर किसी आर्टिकल में चेक है। एनी आर्टिकल वेयरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड ऑन द कवर, अगर आर्टिकल के जो आपका एनवल्प है उसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, तब भी उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इन सभी केसेस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी आपको करवानी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल मस्ट बी। तो आपका जो इंश्योर्ड आर्टिकल है उसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि जो इंश्योरेंस की आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे बोलेगा वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल मस्ट बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि आपकी जो इंश्योरेंस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, जो आप सामग्री भेज रहे हैं
उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंटेंट्स या फिर जो सामग्री भेज रहे हैं उसके बराबर, नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, जो आपकी सामग्री है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर नो लिमिट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, जो आपकी सामग्री है उस सामग्री के बराबर ही आपकी क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंस वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे इक्वल टू रियल वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस कैन इंश्योर द आर्टिकल, किस प्रकार का पोस्ट ऑफिस जो है आर्टिकल की इंश्योरेंस कर सकता है। ऑप्शंस यहाँ पे बोल गए बी ओ एस ओ एच ओ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जी यहाँ पे 54th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सभी प्रकार के पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल्स की इंश्योरेंस की जा सकती है। और मेन बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ब्रांच ऑफिस में आप मैक्सिमम 600 रुपीज़ तक की आर्टिकल को इंश्योर कर सकते हैं, और एच ओ और एस ओ में ये लिमिट आपको ज़रूर देख के जानी है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बिच काइंड ऑफ आर्टिकल पोस्टेड एज बीपी आर्टिकल, तो यहाँ पे बोला गया कि कौन से आपके आर्टिकल्स को वैल्यू पेबल आर्टिकल की तरह पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शंस यहाँ पे बोले गए रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड बुक पैकेट, न्यूज़पेपर या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी ऑप्शंस यहाँ पे आप देख लीजिए, रजिस्टर्ड लेटर, बुक पैकेट, न्यूज़पेपर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी प्रकार के आर्टिकल्स की जो है इनको एज ए वैल्यू पेबल आर्टिकल भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वीपी आर्टिकल, आपका जो वैल्यू पेबल आर्टिकल है उसकी मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है वो कितनी है, 50,000, 10,000, 1,000 या फिर 5,000। तो मैक्सिमम आप कितने रुपए तक भेज सकते हैं। जी इसके साथ आपका क्या होता है वीपीएम होता है, बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5,000। वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर इसके साथ होता है, और मनी ऑर्डर को आपकी पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 5,000 होगी, तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फुल फॉर्म्स आती हैं हमारे पास ECS, ECS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो ध्यान से आप पहले ऑप्शंस देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर सर्विस, ईमेल कस्टम सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। जी ECS की जो आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी एक्सप्रेस मेल सर्विस भी होता है, बट यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आप देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया MS बाई, ठीक है, MS बाई की फुल फॉर्म क्या होगी, महिला सुरक्षा योजना, महिला समिति योजना, महिला समृद्धि योजना या फिर नन ऑफ दी अबव। जी आपका MS बाई की जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, बी नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, महिला समृद्धि योजना। ठीक है, जिस तरह आपका SSA का अकाउंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसी तरह आपका MS बाई है महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया IMPS, IMPS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, इन अ मिनट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस या फिर हमारे पास नन ऑफ दी अबव। जी 59th क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, IMPS की फुल फॉर्म होती है आपकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया DPS, DPS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट पोस्टल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, डिवीजन पर्सनल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद बोला गया नन ऑफ दी अबव। तो आपकी DPS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। जी बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, DPS की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया EFT, EFT की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर नन ऑफ दी अबव। जी आपकी EFT की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास MDG, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक आपको बता देता हूँ मैं, MDG जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि MDG जो है ये किसका प्रकार है, HO है, SO है या फिर ब्रांच ऑफिस है। तो यहाँ पे आप पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, माई डाकघर, मध्य डाकघर, मुख्य डाकघर या फिर महिला डाकघर।
तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मुख्य डाकघर। और ध्यान रखना है ये हमारे पास आपके एसओ का प्रकार है, सब ऑफिस होता है मुख्य डाकघर, ना कि हेड ऑफिस होता है। और प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस जो होगा वो आपका हेड ऑफिस का प्रकार है, ठीक है, ये दोनों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ईएसएमओ। ईएसएमओ की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्स्ट्रा सिस्टम फॉर मनी ऑर्डर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी होगा, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर के लिए भी ईएसएमओ का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, और आपका एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? डी, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर, जो भी ऑप्शन में दिखे आपको वो सही है, ठीक है। अगर दोनों हो जाए और आपको एक फर्स्ट एंड सेकंड नहीं दिया गया है, इस तरह से आपको नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो आप एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर की तरफ इसमें टिक करेंगे, नहीं तो आपका ये दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास? APPU। APPU की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गया, आर्मी पोस्टल पैसिफिक यूनियन, एशियन पोस्टल पैसिफिक यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया KBU। KBU की फुल फॉर्म यहाँ पे बोली गई केंद्रीय बुकिंग यूनिट, केंद्रीय वैगिंग यूजर, केंद्रीय बुकिंग यूजर, या फिर केंद्रीय वैगिंग यूनिट। जी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, तो आपको मैंने बोलना है कि ऑप्शंस प्लीज आप ध्यान से पढ़िए पहले, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरफ। जी आपकी इसकी सही फुल फॉर्म हो जाएगी केंद्रीय वैगिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया APO। APO की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्म्ड पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्ट ऑफिस, एशियन पोस्ट ऑफिस, या फिर नन ऑफ द अबव। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही क्या आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आर्मी पोस्ट ऑफिस। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी, आर्म्ड नहीं है, आर्मी है, ठीक है, आर्मी पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया AEBS। AEBS की फुल फॉर्म क्या होगी? आधार एनरोलमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार एंड नेवल ब्रिज सिस्टम, आधार एंड ब्रिज सिस्टम, नन ऑफ द अबव। जिस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, आधार एंड नेवल ब्रिज सिस्टम। जो आपकी फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है MTS के एग्जाम के लिए, जरूर इनको अच्छे से करिए। आपकी इसकी जो सही फुल फॉर्म हो जाएगी आधार एंड नेवल ब्रिज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे AMPC। तो ये तो आपको सभी को आता होगा। AMPC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिकली मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल पर्पस सेंटर, ऑटोमेटिक मेल प्रिपेयरिंग सेंटर, या फिर ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। जी डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया HMS। HMS की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड मेल सर्विस, हिडन मेल सर्विस, हाई मेल सर्विस, या फिर हाइब्रिड मेल सर्विस। जी HMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? हाइब्रिड मेल सर्विस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपकी है सही होगी। बिल्कुल आप सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, अब आपका बोला गया होल लाइफ एश्योरेंसेज। तो आपकी जो होल लाइफ इंश्योरेंस है ये क्या है आपकी? सुरक्षा, सुविधा, संतोष, या फिर नन ऑफ द अबव। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? होल लाइफ एश्योरेंस जो है आपकी सुरक्षा है, सुविधा है, या संतोष है, किसको कहा जाएगा? जी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, ठीक है, सी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सुरक्षा जो है इसको कहा जाता है होल लाइफ एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? संतोष इज। अब संतोष के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। जो आपकी संतोष है किसको कहा जाएगा? संतोष। जी आपकी जो एंडोमेंट एश्योरेंस होती है उसको कहा जाता है आपका संतोष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या आएगा आपका? बी, एंडोमेंट एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? लोन फैसिलिटी इन होल लाइफ एश्योरेंस।
जो आपकी होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें जो लोन फैसिलिटी आपको मिलेगी वो कितने टाइम के बाद मिलेगी? आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स? जी, यहाँ पे आप सब बी बोल रहे हैं, बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सी, आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल के बाद इसमें आपको लोन फैसिलिटी मिलती है। जो आपकी होल लाइफ एश्योरेंस है, इसके ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो 4 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, ये लोन्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है, और सरेंडर कितने टाइम के बाद कर सकते हैं, आप ज़रूर इनको एक बार देख लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री इन कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा में आप मिनिमम और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी है? ऑप्शंस यहाँ पे क्या बोली गया? 19 और 50 ईयर्स, 20 50 ईयर्स, 20 40 या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी बिल्कुल, 19 मिनिमम और 50 आपकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इन एंडोमेंट एश्योरेंस। तो आपकी जो एंडोमेंट एश्योरेंस है, इसमें जो बोनस है वो कितना चल रहा है अभी करंट में? 52 रुपीज़ पर 1,000, 58 रुपीज़, 52 या फिर नन ऑफ दी अबव। जो आपका एंडोमेंट एश्योरेंस है, इसमें आपको जो बोनस चल रहा है वो कितना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? ए, 50 रुपीज़ है। 58 पहले था, अब 52 रुपीज़ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप, 58 नहीं है, 52 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से मिलेगा। पहले 58 था, अब 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बोली गया 9 अक्टूबर, 10th, 25 अक्टूबर या फिर 1 जनवरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके साथ आपका नेशनल जो पोस्ट डे है वो कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। दोनों ही ध्यान रखने हैं, कौन सा पूछा गया उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक। उसके बाद बोला गया 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। फिर से आप ए ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी, ना कि ए। आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बोलिए। जो 76 है आपका, इसका जो सही आंसर क्या आएगा? बी, ना कि ए। जी बिल्कुल, यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपका क्या रहता है? नेशनल पोस्टल वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? गंगा जल सर्विस कम्स अंडर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपकी जो गंगा जल सर्विस है ये किस में आती है? बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट? यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गंगा जल सर्विस यानी कि आपकी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो सर्विस रहेगी वो किस में आएगी? रिटेल पोस्ट में। आपके गंगा जल सर्विस हो गई, आपकी एलईडी बल्ब हो गई, उसके बाद आपके जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए। ठीक है, ये भी हमारे पोस्ट ऑफिस के नहीं है। ठीक है, ये किसी तीसरे के प्रोडक्ट है जिनको पोस्ट ऑफिस क्या करता है? बेचने का काम करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिटेल पोस्ट। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाए कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, उसको बेचने के लिए किस सर्विस का यूज़ किया जाएगा, वो आपकी होगी रिटेल पोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्पीड पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड इन। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2016 में आपकी गंगा जल सर्विस जो आई शुरू हुई, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया? स्पीड पोस्ट सर्विस जो है इसकी शुरुआत कब की गई? 1985, 86, 99 या फिर 1991? जी, स्पीड पोस्ट की बात की गई है यहाँ पे, वीपी सर्विस की नहीं की गई है। जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1986, 1986 में आपकी ये जो सर्विस है इसकी शुरुआत हुई है, आपकी जो स्पीड पोस्ट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया वीपीपी सर्विस स्टार्टेड इन, वैल्यू पेबल पोस्ट जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 1876, 77, 88 या फिर 80? जी, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है तो आप पहले ही आंसर बता देते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा अब। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
1880 नहीं है, 1880 आपकी मनी ऑर्डर की शुरुआत हुई है। कल ही वीडियो डाली है आपकी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके ड्यू बैग्स हो गए, अनयूजुअल बैग हो गए, तो इसको आप ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपके जो स्टेशनरी ऑफिस है RMS के, या फिर आपके जो ट्रैवलिंग ऑफिस हैं, उसके बारे में कल ही वीडियो डाली, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1877, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया EMO सर्विस वाज स्टार्टेड इन, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो सर्विस है इसकी शुरुआत कब हुई, 2007, 8, 9 या फिर 2015। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपकी जो EMO है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस है, इसकी शुरुआत कब हुई। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2008 में हुई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। अब मनी ऑर्डर की जगह पे अब पूछा जा क्वेश्चन, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मनी ऑर्डर जो है इसकी जगह अब पोस्ट ऑफिस में किसने ले ली है, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ने ले लिया। ठीक है, ये बड़ा भाई है उसका, ये अब उसकी जगह पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया IPPB लॉन्च इन, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई 17, 18, 19 या फिर 20। जी, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसको कब लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, 2017 में इसको लॉन्च नहीं किया गया था। 2017 में सिर्फ इसका ट्रायल किया गया था, रायपुर और रांची में इसको शुरू किया गया था। सिर्फ ट्रायल बेस के ऊपर शुरू किया गया था, ना कि इसको लॉन्च किया गया था। एक्चुअल में जो इसको लॉन्च किया गया वो 2018 में किया गया है। ठीक है, और इसकी आप पूरी डेट भी याद रखेंगे कि किस डेट को किया है, वो भी आप ज़रूर देख के जाना, कि वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जी बिल्कुल सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, टीवी ऑर्डर्स इशूड फॉर। तो सबसे पहली बात की जो टीवी ऑर्डर्स होते हैं होते क्या हैं और कौन इनको इशू करता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। इनको इशू किया जाता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS के द्वारा। तो अब आपके पास पहले अपने दो ऑर्डर्स देखे होंगे, A ऑर्डर, B ऑर्डर। अब आपका तीसरा एक और ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, TV ऑर्डर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस बोलिए किस चीज़ के बारे में किया जाएगा, चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट, फॉर गाइडेंस, डिस्पोजल ऑफ कैंप पार्टिकल्स एंड बैग्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। जो आपके कैंप पार्टिकल्स या फिर कैंप बैग्स हैं उनके निपटान के संबंध में जो ऑर्डर इशू किए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, TV ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, B ऑर्डर के आगे अगर T को अफिक्स किया गया तो आपके TV ऑर्डर बन गए, और आपके किस चीज़ के रिलेटेड होंगे, डिस्पोजल ऑफ कैंप पार्टिकल्स एंड बैग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया रजिस्टर्ड बैग इज अ ड्यू बैग। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो कल ही डाली है आपके, मैंने अभी बताया ड्यू बैग, अनयूजुअल बैग, जरूर आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपको यहाँ पे ड्यू बैग बोला गया अपेक्षित थैले, यानी कि जो आपके रेगुलर इंटरवल्स पे या फिर डेली आपको पोस्ट करने या प्रेषित करने हैं या अपने रिसीव करने हैं उनको कहा जाएगा ड्यू बैग। तो यहाँ पे बोला गया कि रजिस्टर्ड बैग जो है ड्यू बैग है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रू। रजिस्टर्ड बैग इज अ ड्यू बैग, इसको आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, आप अपने एसओ में देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड बैग होता है, चाहे इसमें कोई भी आर्टिकल ना हो भेजने के लिए तब भी इसको तैयार किया जाता है, नील रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, रजिस्टर्ड बंडल इज अ ड्यू बैग। जो आपका रजिस्टर्ड बंडल है यहाँ पे बोला गया कि ड्यू बैग होता है, ट्रू या फॉल्स। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रजिस्टर्ड बंडल जो होता है ये हमारे पास अनयूजुअल मेल में आता है, ड्यू बैग में नहीं आता है। ठीक है, रजिस्टर्ड बैग ड्यू मेल और आपका रजिस्टर्ड बंडल जो है ये अनयूजुअल मेल में आएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, रजिस्टर्ड बंडल तभी बनाया जाएगा जब इसकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मैक्सिमम एज ऑफ पेरेंट इन चिल्ड्रन पॉलिसी। तो आपका जो बाल जीवन बीमा है उसमें जो पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है, जिस पॉलिसी होल्डर रहेगा, जो मेन पॉलिसी होल्डर रहेगा, उसकी जो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 40, 50, 45 या फिर 55 ईयर्स। बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 45 ईयर्स उसकी मैक्सिमम एज हो सकती है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मैक्सिमम चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी होल्डर।
तो यहाँ पे बोला गया कि एक पॉलिसी होल्डर के मैक्सिमम वो कितने बच्चों के लिए अपनी बाल जीवन बीमा जो है उसको ले सकता है, इस पॉलिसी को ले सकता है। अब ऑप्शंस बोली गई हैं 1, 3, 2 या फिर नो लिमिट। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 बच्चों तक वो ले सकता है। आपकी जो चिल्ड्रन पॉलिसी होगी, और सुकन्या समृद्धि में भी आपका सेम ही है। मैक्सिमम कितनी गर्ल्स के लिए ली जा सकती है, 2 गर्ल्स के लिए, और आपका सेम यहाँ पे पीएलआई में भी है, 2 बच्चों तक वो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 10 ईयर्स रूरल RPLI इज, जो आपकी 10 साल की आपकी रूरल पीएलआई है उसको क्या कहा जाता है, ग्राम सुमंगल, ग्राम सुरक्षा, ग्राम प्रिया या ग्राम संतोष। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 10 ईयर्स रूरल RPLI जो आपकी होती है वो होती है ग्राम प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फॉर एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस इफ योर एज इज 45 ईयर्स देन फॉर विच टर्म यू आर एलिजिबल। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस होती है इसमें आपको 2 टर्म्स मिलती हैं, एक आपकी होती है 15 ईयर्स की, दूसरी होती है आपकी 20 ईयर्स की। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपकी एज जो है वो 45 ईयर्स हो चुकी है तब आप कितनी टर्म के लिए, यानी कि आप 15 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए इसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 ईयर्स के लिए आप इसको ले सकते हैं। 15 ईयर टर्म की जो पॉलिसी है सिर्फ आप वही उसी के लिए एलिजिबल होंगे। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज 10 ईयर्स रूरल PLI, जो आपकी RPLI है, रूरल RPLI जो है आपकी, जो आपकी ग्राम प्रिया है उसमें आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई हैं, 20 से 40, 20 से 45, 19 से 55 या फिर 18 से 40 के बीच में। जी यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है, आपकी जो रूरल आपकी PLI है, ठीक है, आपकी जो 10 ईयर्स की है उसके लिए आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज रहेगी वो क्या रहेगी। जी 22 यहाँ से 45 होगा, ठीक है, यहाँ 20 से मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम आपकी 45 होगी। तो यहाँ पे इसको आप दोबारा से एक बार चेक कीजिएगा, अगर फिर भी मुझे लगा कि गलत मैं बता रहा हूँ तो आप मैं कमेंट कर दूंगा उस चीज़ के लिए। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो बी होना चाहिए, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स। ठीक है, 45 ईयर्स के बाद तो आप ऐसे भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके बाद आप इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसकी इतनी एज नहीं बचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लोन फैसिलिटी ऑन एंडोमेंट एश्योरेंस इज अवेलेबल आफ्टर, जो आपकी एंडोमेंट एश्योरेंस है उसके लिए अगर आपको लोन लेना है उसके ऊपर, तो आप कितनी एज उस टर्म के बाद ले सकते हैं, 3 साल, 4 या फिर 5, नोट अवेलेबल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस पॉलिसी में आपको 3 साल के बाद लोन मिलेगा और किस पॉलिसी में आपको 4 साल के बाद लोन मिलेगा, दोनों ही ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, एंडोमेंट एश्योरेंस पे क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच पॉलिसी देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ लोन। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे बोल गया एंडोमेंट एश्योरेंस, 10 ईयर्स रूरल PLI, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस या फिर आपकी होल लाइफ एश्योरेंस। जी यहाँ पे क्वेश्चन आप दोबारा से देख लीजिए कि किस पॉलिसी में आपको जो है वो लोन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जी यहाँ पे आप सब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। जी कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे गलत हुआ है तो उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी, आप मैं उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत बोला गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बोल रहे हैं 10 ईयर्स और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, उनका दोनों का दोनों ही ऑप्शन ये सही हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, आपकी जो 10 ईयर्स रूरल PLI है उसमें भी लोन नहीं मिलेगा और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस भी इसमें भी लोन नहीं मिलता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उस चैनल को भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इस मेथड के, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं MTS के एग्ज़ाम के लिए, इससे अब मुझे नहीं लगता कि बाहर पूछे जाएंगे।
तो आप ज़रूर इनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाएगा। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।